जय हिंद दोस्तों। सोचो, अगर मैं कहूं कि भारत का 60 साल पुराना टैक्स सिस्टम जो 1961 से चला आ रहा है, वो अब बस इतिहास बनने वाला है और उसकी जगह एक ऐसा कानून आ रहा है जो न सिर्फ टैक्स भरना आसान बनाएगा, बल्कि आपके बैंक अकाउंट, आपकी प्रॉपर्टी और आपके बिजनेस पर सीधा असर डालेगा। लेकिन क्या यह बदलाव सच में आपकी भलाई के लिए है या फिर इसके पीछे छिपा है एक बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेम? आज के इस वीडियो में हम नए आयकर विधेयक 2025 के हर एक पहलू को तोड़कर समझेंगे। हम देखेंगे इसमें क्या है, इसके पीछे का असली डेटा क्या है, दुनिया के मुकाबले हम कहाँ हैं, और हाँ, इसमें छिपे हुए हिडन एंगल्स क्या हैं। और हाँ, वीडियो के बीच बीच में यूपीएससी लेवल के एमसीक्यू भी आएंगे, तो देखते हैं आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवकी नंदन और मैं हूँ अंशु मिश्रा। एंड वेलकम टू महर्षिपीडिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड की। भारत में अभी तक जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था वो 60 साल से ज्यादा पुराना था। इसमें 800 से ज्यादा धाराएं थीं और इसकी कानूनी भाषा इतनी जटिल थी कि एक आम नागरिक के लिए इसे समझना लगभग नामुमकिन था। आपको एक सीए या वकील की जरूरत पड़ती ही पड़ती। साल 2017 से ही सरकार का एक ही गोल था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना। इसी दिशा में 2020 में एक टास्क फोर्स भी बनी थी जिसका काम था एक नया टैक्स कोड बनाना। कोविड की वजह से देरी हुई, लेकिन अब फाइनली फरवरी 2025 में एक ड्राफ्ट आया। उसमें कुछ कमियां थी, जैसे कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता, पुरानी और नई दरों में टकराव, लेकिन अब वो सब ठीक हो चुका है। कल 11 अगस्त 2025 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक संशोधित इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया, जिसमें 285 सेलेक्टेड कमेटी की सिफारिशें शामिल हैं। चलिए, पहला सवाल, भारत में मौजूदा आयकर कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1950, बी 1961, सी 1976, डी 1984। इसका सही जवाब कमेंट में जरूर बताएं। तो आखिर इस नए बिल में ऐसा क्या है? जहां पुराने एक्ट में 800 से ज्यादा धाराएं थीं, वहीं इस नए बिल में सिर्फ 536 धाराएं हैं। 99 अध्यायों से घटाकर 23 अध्याय, और यह सब एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सिंपल। स्ट्रीमलाइंड यानी भाषा सरल, इंटीग्रेटेड यानी डायरेक्ट और डिजिटल इंटीग्रेशन, मिनिमाइज्ड लिटिगेशन यानी कोर्ट के केस कम होंगे, प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट यानी सब कुछ साफ साफ। सीखें और अनुकूलित करें, टेक्नोलॉजी और बदलाव के साथ अपडेट। एफिशिएंट यानी समय और लागत की बचत। अगर हम इसकी तुलना दुनिया से करें तो यूके ने 2023 में अपना टैक्स कोड डिजिटल कर दिया, यूएसए ने ई फाइलिंग को 90% तक बढ़ाया और चीन ने तो 2019 में अपने कॉर्पोरेट टैक्स रूल्स में से 40% हटा ही दिए। तो भारत अब इस रेस में पीछे नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज मुद्दे पर। 12 लाख रुपए की कर छूट 2025 के बजट में सबको लगा था कि ये हट जाएगी, लेकिन इसे बरकरार रखा गया है। तो इसका फायदा किसे मिलेगा? सीबीडीटी के डेटा के हिसाब से भारत में 70% सैलरीड क्लास अब टैक्स फ्री जोन में आ जाएगी। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम दुनिया को देखें तो यूके में बेसिक पर्सनल अलाउंस करीब 13 लाख रुपए है, यूएसए में 10 लाख रुपए और चीन में सिर्फ 5 लाख रुपए। तो इस मामले में हम दुनिया के टॉप देशों के बराबर आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक हिडन एंगल है। क्या यह सच में जनता के लिए है या ये 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मिडिल क्लास को खुश करने का एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इस बिल में कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जो सीधे सीधे आपके फेवर में हैं। अब बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर पर भी रिफंड मिलेगा। नील टीडीएस सर्टिफिकेट फिर से बहाल हो रहा है और प्रॉपर्टी पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अब म्यूनिसिपल टैक्स घटाने के बाद लागू होगा। और सबसे बड़ी बात, फेसलेस असेसमेंट। सीबीडीटी का लक्ष्य है कि 2026 तक 100% टैक्स प्रोसेस डिजिटल हो जाए। और बात सिर्फ वादों की नहीं, सीबीडीटी के हाल ही के आंकड़ों की है। साल 2024 से 25 में भारत में 9 करोड़ 19 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल हुए थे, जिनमें से 90% से अधिक डिजिटल तरीके से फाइल हुए। ये डेटा बताता है कि भारत पहले से ही डिजिटल क्रांति में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2024 में भारत में 7 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे, जिनमें से 52% लोगों को रिफंड मिला और इस डिजिटल असेसमेंट से प्रोसेसिंग का टाइम 120 दिन से घटकर सिर्फ 21 दिन हो सकता है। सोचिए, एस्टोनिया में पूरी टैक्स फाइलिंग सिर्फ 3 मिनट में होती है। सिंगापुर में 99% टैक्स ऑनलाइन ऑटो प्रोसेस हो जाता है। तो हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। दूसरा सवाल, फेसलेस असेसमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, टैक्स दर बढ़ाना, बी, टैक्स चोरी बढ़ाना, सी, भ्रष्टाचार और मानव हस्तक्षेप कम करना।
डी, विदेशों में टैक्स भेजना? इसका सही जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास घर है। नए बिल में गृहस्वामियों को भी बड़ी राहत दी गई है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अब म्युनिसिपल टैक्स घटाने के बाद लागू होगा, जो एक बड़ा फायदा है। इसके अलावा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की कटौती अब किराए पर दिए गए मकानों पर भी मिलेगी और खाली मकानों पर ज्यादा टैक्स लगाने का जो प्रस्ताव था उसे रद्द कर दिया गया है। यह कदम ऐसे ही नहीं उठाया गया है। यह रियल एस्टेट सेक्टर की सकारात्मक वृद्धि 7.2% को और गति देने के लिए जरूरी था, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े इंजनों में से एक है। इस पर डेवलपर्स लॉबी का दबाव और नीति आयोग की अर्बन हाउसिंग डिमांड रिपोर्ट का भी असर देखा जा सकता है। लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह इस बिल पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि इसे बिना किसी बहस के पारित किया जा रहा है। वहीं सरकार का तर्क है कि इस पर पहले से ही पब्लिक कंसल्टेशन और सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशें शामिल हैं। अगर हम लोकसभा वोटिंग डेटा देखें तो एनडीए और कुछ रीजनल दलों ने इसका समर्थन किया, जबकि कांग्रेस, आप और टीएमसी जैसी पार्टियों ने इसका विरोध किया। तो आखिर में सवाल यह है कि क्या हम दुनिया से आगे हैं? वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की टैक्स भुगतान श्रेणी में 115वीं रैंक थी। नए कानून का लक्ष्य इस रैंक को टॉप 56 में लाना है, यानी सुधार की गुंजाइश अभी भी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि सीबीडीटी के प्रयासों से भारत में डिजिटल फाइलिंग में तेजी आई है, यही वजह है कि हम दुनिया के सामने अपनी जगह बना पा रहे हैं। डिजिटल टैक्स फाइलिंग इंडेक्स 2025 के प्रोजेक्शन अनुसार इंडिया 82%, यूएसए 92%, यूके 94%, एस्टोनिया 99%। तो दोस्तों, अगर इस बिल का इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से होता है तो भारत टैक्स सिंप्लिसिटी लीग में मिड टियर से टॉप टियर में जा सकता है। ये एक बड़ा मौका है। तो दोस्तों, यह नया आयकर विधेयक 2025 सिर्फ एक कानून नहीं है, यह एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक रणनीति है। इसके फायदे साफ हैं: सरल भाषा, डिजिटल प्रोसेस, मिडिल क्लास को राहत और ग्लोबल स्टैंडर्ड के करीब आना। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन गैप, टेक्निकल ट्रेनिंग और लिटिगेशन बैकलॉग। तो दोस्तों, ये थी नए आयकर विधेयक की पूरी कहानी। लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ा पहलू है। क्या यह कानून विदेशी निवेश को बढ़ाएगा या यह सिर्फ एक चुनावी टूल है? अगले वीडियो में हम इसी के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इफेक्ट का डेटा लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, ये जनता के लिए है या पॉलिटिकल मास्टर प्लान।